Hi everyone, welcome to my YouTube channel ComTuts. I hope you all are learning well with ComTuts. So this is tutorial number 35 of Business Studies for class 12. And in this tutorial, we will continue organization structure. Okay, previous tutorial में हमने organization structure का जो topic है वो start किया था, ठीक है, जिसमें हमने discuss किया था what is organization structure, what is span of management, forms of organization structure, functional organization structure, उसके advantages and disadvantages, suitability, then divisional organization structure, उसके advantages और disadvantages, and then suitability और फिर last में differences. ये हम previous tutorial में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. और आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, if you are a new visitor on this channel, then please do subscribe my channel and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है. एक होता है वो रिलेशनशिप जिसमें सब कुछ पहले से ही क्लियरली डिफाइन किया होता है, ठीक है. एंड इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रिलेशन होता है एम्प्लॉयज के बीच में जिसमें सब कुछ पहले से ही क्लियरली डिफाइन किया गया होता है. सबको उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई होती है. एवरीबॉडी नोज कि उनका सुपीरियर कौन है, उनका सबॉर्डिनेट कौन है, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा. यानी सब कुछ यहाँ पर एक प्लान्ड मैनर में होता है, ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट डेलिब्रेटली रिलेशंस जो वो क्रिएट करती है जस्ट टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, उसके बाद सेकंड वो रिलेशंस होते हैं विच इज नॉट डेफिनाइट. यानी ये वो रिलेशंस होते हैं जो खुद इस्टेब्लिश होते हैं. इनको हम जबरदस्ती इस्टेब्लिश नहीं करते, ये खुद इस्टेब्लिश होते हैं ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट और रिलीजियस. उन वजह से जो रिलेशंस जो हैं जो वो खुद इस्टेब्लिश होते हैं, उन रिलेशंस को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब देखो आप लोगों के स्कूल में, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. आप लोगों के स्कूल में अगर आपको स्कूल में कोई दिक्कत आ रही है और आप लोग चाहते हो कि आप प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करो, तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आपकी फ्रेंड नहीं है, ठीक है. उनकी एक टॉप अथॉरिटी है, उनकी एक हायर पोजीशन है. तो ऑब्वियसली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर आपको प्रिंसिपल से कोई बात शेयर करनी है या कोई सजेशन देना है या कोई कंप्लेंट करनी है, तो पहले आप अपनी क्लास टीचर से डिस्कस करते हो. फिर क्लास टीचर जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से डिस्कस करती है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो वाइस प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं. एंड देन वाइस प्रिंसिपल जो फाइनली प्रिंसिपल तक जो बात पहुंचाती है. ओके, यानी कि अथॉरिटी जो है वो कैसे मूव करी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी एक स्कैलर चेन है, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जा रहे हो, ठीक है. जो चेन बनाई गई है फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसी को ही फॉलो करते करते जो कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो होता है. क्लियर? वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस जो नहीं होते, ठीक है. इसमें आप लोग जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो क्या है, वो इनफॉर्मल रिलेशंस है, ठीक है. इसमें कोई लीडर, कोई मैनेजर, कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के आपस में कॉमन इंटरेस्ट है, सेम लाइकिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है. तो आइए अब हम इसको रीड करते हैं. नंबर 1 है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट रेफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. क्लियर? अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, authority and mutual relationships among all the employees working in an enterprise are clearly defined. यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं वो क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है. जैसे अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था टीचर वाला, उसमें सब कुछ पहले से क्लियरली डिफाइन है कि आपके ऊपर कौन है, आपका सुपीरियर कौन है, टीचर. टीचर का सुपीरियर कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सुपीरियर कौन है, वाइस प्रिंसिपल. एंड वाइस प्रिंसिपल के ऊपर टॉप अथॉरिटी कौन है, प्रिंसिपल, ठीक है. तो सब कुछ इसमें क्या होता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है. ओके, नाउ द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल. यानी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है. Efforts of various departments are coordinated
interlinked and integrated through the formal organization. It places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationships among the employees. Formal organization में ज्यादातर emphasis किस पे किया जाता है, यानी ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाता है, काम पर, यानी कि वर्क पर, ना कि interpersonal relationships. ओके, तो ये होता है आपका formal organization का मीनिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्या फीचर्स होते हैं या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या नेचर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. नंबर 1 है इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइन होते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि हर एक को पता होता है उनकी क्या अथॉरिटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस ऑल्सो शोज who will report to whom. Okay. Number 2, it is based on rules and procedures. जो formal organization होता है ये rules and procedures के ऊपर based होता है. जो भी rules and procedures बनाए जाते हैं आपको वही follow करने पड़ते हैं, ठीक है. Number 3 है it is based on division of work. जो formal organization structure है उसका जो main base है वो क्या है, division of work. जिस अकॉर्डिंगली आपने काम को डिवाइड किया है, जिस अकॉर्डिंगली आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो आपने पोजीशंस असाइन करी है, उसी अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप्स और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. नंबर 4 इज इट इज डेलिबरेटली क्रिएट. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट किया जाता है. और कौन क्रिएट करता है इसको, ऑब्वियसली मैनेजमेंट. क्लियर. उसके बाद नंबर 5 फीचर है दैट इट इज इम्पर्सनल. यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है. आप लोग देखो, आप लोग अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल देख लो. स्कूल में जो भी काम हो रहा है, जो गोल्स हैं स्कूल के, उसको अचीव करने के लिए सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है. कोई ये तो नहीं कह रहा है कि अगर आज मेरा बच्चों को पढ़ाने का नहीं दिल है तो चलो मैं स्टाफ रूम में बैठ जाती या मैं कैंटीन में जाके समोसा खा लेती हूँ. ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और गोल क्या है कि स्कूल का जो रिजल्ट है वो टॉप पर लेकर आना है, ठीक है. तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को ऑब्जर्व किया जाता है. जो टॉप अथॉरिटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं वही आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ओके. एंड नंबर 6 फीचर इज इट इज मोर स्टेबल. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल होता है. अब वो कैसे, यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयज के नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. अभी आपने पॉइंट पढ़ा कि इट इज इम्पर्सनल, तो एम्प्लॉयज की नीड्स के अकॉर्डिंगली, एम्प्लॉयज की विश के अकॉर्डिंगली चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. यहाँ पर सब कुछ मैनेजमेंट क्लियरली डिफाइन कर देती है. दैट इज वाई इट इज मोर स्टेबल. क्लियर. So these are the main features of formal organization. Now come to the next topic which is advantages and disadvantages of formal organization. सबसे पहले डिस्कस करते हैं advantages. नंबर 1 एडवांटेज है easy to fix accountability. देखो यहाँ पर accountability fix करना जो है वो काफ़ी easy हो जाता है एज पहले से ही authority and responsibility जो है वो fix की होती है. रिलेशनशिप्स अगर पहले से ही क्लियरली डिफाइन करे होते हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जब वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है. नंबर 2 है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है. एवरीथिंग मूव्स इन एन ऑर्डरली मैनर. दैट्स व्हाई देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. क्लियर. उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल. यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है. वाई? बिकॉज सबको पता है कि उनका सुपीरियर कौन है, सुपीरियर को पता है कि उनका सबऑर्डिनेट कौन है, और एवरीबडी नोज हु रिपोर्ट्स टू whom. सो यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल, ओके. उसके बाद नंबर 4 एडवांटेज है इजी टू गेट गोल्स. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना जो है वो ईजी हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन and material resources, okay. And number 5 advantage is stability in organization. obviously सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, एक प्लान्ड मैनर में सारा काम किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में सारा काम किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1 डिसएडवांटेज है डिले इन वर्क. देखो यहाँ पर सब कुछ जो है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है. मान लो अगर जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल वाला है कि अगर आपने अपनी प्रिंसिपल को कोई सजेशन शेयर करना या कोई कंप्लेंट करनी है तो डायरेक्टली आप प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी की चेन बना रखी है कि पहले आप लोग कहाँ पर जाओगे, ये आप हो क्यूट से, उसके बाद आप अपने टीचर के पास जाओगे, ठीक है. फिर आपकी टीचर किसको शेयर करेगी प्रॉब्लम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को.
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल को, एंड वाइस प्रिंसिपल जो फाइनली प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर प्रिंसिपल को कोई मैसेज जो है वो शेयर करना है, उनकी बात का रिप्लाई करें, तो प्रिंसिपल खुद बच्चे के पास नहीं आएगी कि बेटा ये तुम्हारी बात का जवाब है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो फिर सेम यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को मैसेज शेयर करेगी, वाइस प्रिंसिपल हेड क्लास टीचर को, फिर क्लास टीचर फाइनली क्लास में अनाउंस करेगी, ठीक है। सो एक फ्लो ऑफ अथॉरिटी जो होती है वही आपको फॉलो करनी पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है, काम में डिले होता है। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद नंबर सेकंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पर एम्प्लॉयज को वही करना होता है जो पहले से मैनेजमेंट ने उनको बोला हुआ है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू एंड डू नॉट हैव अ चांस ऑफ सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वो अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते हैं, जो उनको मैनेजमेंट ने बोल दिया वही उनको काम करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन में वो इनिशिएट नहीं कर पाते, अपने आइडियाज जो है वो शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू lack of initiative. Clear? And number third disadvantage is mechanization of relations. देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस पहले से ही क्लियरली स्पेसिफाई किए जाते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सनल्स होते हैं दे आर बाउंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन्स। यानी कि जो मैनेजर्स ने, यानी जो टॉप अथॉरिटी ने उनको बोला है, वो उनको वही चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। वो अपना कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस वो नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस, कि दे आर बाउंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले मीनिंग डिस्कस किया, 12 फीचर्स, and then is advantages or disadvantages, ठीक है। Now come to the second type of organization, which is informal organization. अब informal organization क्या होती है, अभी बताया था कि informal organization create होती है because of common interest, taste and communal relations, ठीक है। ये एक तरह से natural grouping of people होती है, आपने याद रखना है, it is just a natural grouping of people, ठीक है। अब जैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, एक उनका फॉर्मल रिलेशन है टीचर्स का आपस में, और फिर जो टीचर्स आपस में फ्रेंड्स हैं, जो सभी स्टाफ रूम में बैठती हैं या जो कैंटीन में जाके समोसा खाती हैं, चाय पीती हैं, तो वो आपस में फ्रेंड्स भी हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड कम्युनल रिलेशंस, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल in the work situation to meet personal needs. Clear? Natural groupings of people in the work situation to meet personal needs. यानी personal needs को satisfy करने के लिए work situation में जो natural groupings होती हैं उसको क्या बोला जाता है, informal organization. Clear? उसके बाद interaction among people at work gives rise to network of social relationships among employees called the informal organization. Okay, an informal organization is that organization which is not established deliberately. ये deliberately create नहीं करी जाती है, but this comes into existence because of common interest, taste and communal relations. ठीक है? The chief quality of this organization lies in friendly relationship and cooperative nature. It emerges spontaneously and is not deliberately created by the management. Okay, so this is the meaning of informal organization. Now let us discuss the features of informal organization. So number one feature है based on formal organization. जो informal organization है, this is based upon formal organization, जहाँ पर लोगों में आपस में informal relations भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, सभी टीचर्स तो एक बार तो सभी स्कूल में ही मिले, जॉब पर ही, वर्क सिचुएशन पर ही, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे साथ रहे वापस में फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, तो वो क्या है उनका इनफॉर्मल रिलेशन, ठीक है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नंबर सेकंड है इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं और आपको वही फॉलो करने पड़ते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप लोग क्लास में फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप लिखते हो कॉपी पर कि ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, तुमने भी यही फॉलो करना है, मैं भी यही फॉलो करूंगा क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं? ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। सो इनफॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं इनमें कोई रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो है वो नहीं होते। वाई? बिकॉज ये तो एक नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल है, ओके। उसके बाद है इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, लेकिन
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई नहीं है, आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, ये एक तरह से ग्रेप वाइन की तरह होता है, ठीक है। नंबर 4 इज इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, मैनेजमेंट इसको खुद क्रिएट नहीं करती है, ये तो नेचुरल ग्रुपिंग है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इसको कहीं जगह नहीं दी जाती है। मोर ओवर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इवन इन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल ऑल्सो, ओके। नंबर 6 इज इट लैक्स स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती, वाई, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, एंड फिर वो बातें इधर से उधर भी फैलाते रहते हैं, यू ऑल नो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती है। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि अगर पर्सन की डिमांड फुलफिल नहीं है तो वो ग्रुप छोड़कर चला जाता है, ठीक है। सो इधर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती। एंड नंबर लास्ट इज इट इज पर्सनल, जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं इट इज पर्सनल, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स की फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक, उनकी नीड्स, उनके टेस्ट को जो प्रेफरेंस दी जाती है, पर्सन की वैल्यू को, पर्सन के टेस्ट को, पर्सन की विशेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल था और इनफॉर्मल क्या है, पर्सनल, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के में वर्क के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल में रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now come to the advantages and disadvantages of informal organization. Number 1 advantage है effective communication, क्योंकि informal organization में किसी तरह की chain follow नहीं करनी पड़ती है, that is why यहाँ पर जो communication है वो effective है, मैसेज को शेयर करना जो वो बहुत easily हो जाता है, एंड आपको फीडबैक भी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फुलफिल्स सोशल नीड्स, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल नीड्स को फुलफिल करती है, वाई, एज पीपल हैविंग सिमिलैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज फॉर्म अ ग्रुप ऑफ देयर ऑन, यानी जो जिन लोगों के सेम टेस्ट होते हैं, सेम कॉमन रिलेशंस होते हैं, वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एंड जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो सभी के लिए स्टैंड लेते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं एंड आपस में ऑब्वियसली एंजॉय भी करते हैं, सो इट फुलफिल सोशल नीड्स, ओके। देन नंबर 3 एडवांटेजेस फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहाँ पर कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रेशर नहीं होता कि जो आपका सुपीरियर है सबॉर्डिनेट आपस में इनिशिएट नहीं करेगा, अगर आपने अपने मैनेजर से बात करनी है तो आपको एक जो चेन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स जो हैं जो आपस में अगर वो फ्रेंड्स हैं तो सबॉर्डिनेट्स जो वो बेझिझक अपने आइडियाज़ जो है वो सुपीरियर से शेयर कर सकता है, और सुपीरियर भी इस चीज़ के लिए उसको डांटेगा नहीं, वाई, बिकॉज उसको पता है कि यार हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई भाई वाली बात आ जाती है, ओके। सो ये थे मेन एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 इज इट क्रिएट्स र्यूमर्स, यहाँ पर र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई बात इतनी बड़ी भी नहीं होती, उसका बेमतलब से इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाता है और रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि एक ग्रेप वाइन की तरह होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कम्युनिकेशन कहीं से भी फ्लो करता है, तो इस केस में पता भी नहीं चलता कि बात कहाँ से उड़ती उड़ती आ रही है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स र्यूमर्स। नंबर 2 है इट रेजिस्ट्स चेंज, यहाँ पर चेंजेस जो बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि स्टेबल जो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर लास्ट डिसएडवांटेज है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। यहाँ पर लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे आप लोग होते हैं ना अपने क्लास में, आपका ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का 4-5 का या 5-6 का, जितने का भी ग्रुप होता है। अगर आपको अपनी क्लास में से किसी बंदे से प्रॉब्लम है जो आप लोगों को पसंद नहीं है, तो आप लोग सभी लोग यही बोलते हैं कि पूरे ग्रुप में से किसी ने भी उस पर्सन से बात नहीं करनी है, और अगर कोई बंदा कर लेता है बाय चांस तो सभी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स होता है, पीपल आर अंडर प्रेशर टू ऑब्जर्व ग्रुप नॉर्म्स, ओके। तो ये थे मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले मीनिंग डिस्कस किया, फिर फीचर्स एंड देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिफरेंस है ये पेपर में आता है, तो इसलिए इसको जरूर कर जाना। सबसे पहले है मीनिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट खुद क्रिएट करती है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, network of social relationships arising out of interaction among employees. Clear? Number 2 है origin.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स या पॉलिसीज, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वर्क प्लेस पे सभी एम्प्लॉयज मिलते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन होती है एंड देन वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन, ठीक है, वो एग्जाम्पल याद रखना। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू अ प्लान्ड रूट, इट कैन टेक इन एनी डायरेक्शन। बातें कहीं से भी इधर उधर से घूम फिर कर आ सकती हैं, तो इधर यहाँ पर कोई प्लान्ड रूट जो है वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेचर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है रिजिड और इनफॉर्मल का क्या है, फ्लेक्सिबल। लीडरशिप, यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वही आपका लीडर होता है, और इनफॉर्मल में लीडर्स में और मे नॉट बी मैनेजर्स। यहाँ पर इतना कोई लीडर का खास रोल नहीं होता है, यहाँ पर लीडर इलेक्ट किया जाता है, लीडर को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि दे आर चूजन बाय द ग्रुप, ओके। देन फ्लो ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल में authority flows from top to bottom and informal में authority can flow in all the directions. And last one is purpose. Formal organization में the purpose of formal organization structure is to work systematically and achieve the organizational goals. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि काम जो है वो सिस्टमैटिकली हो, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथली हो और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो, ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर फ्रेंड्स नहीं हो गए तो बंदा अकेला तो परेशान ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ओके। So students, this is all about this session and this is all about organization structure, okay? I hope जो भी topics आज हमने cover करे हैं वो आप लोगों को अच्छे से clear हो गए होंगे। And still if you have any doubt or any query or any question in your mind, you can just ask your doubts in the comment section below. उसके बाद next tutorial में हम discuss करेंगे delegation of authority का concept, ठीक है। And last में student, if this tutorial is helpful for all of you, then please do share your valuable feedback in the comment section. And also do hit the like button and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ें, बिकॉज इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन विद नोट्स जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन ट्यूटोरियल से एडवांटेज लें, ओके। एंड लास्ट में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।